गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारे सिलेबस के 3 चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं। नाउ अभी हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारिता। एक्चुअल में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 स्टैटिक चार्ज से ही संबंधित है, स्थिर वैद्युति के ही से संबंध है इसका। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और नाउ 4 चैप्टर है विद्युत धारिता, उसमें हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। धारिता का इंट्रोडक्शन हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं वो पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे हैं। विद्युत धारा चालन के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक में तो आवेश का चालन हो और एक में आवेश का चालन नहीं हो। चालन का अर्थ एक तरह से मूवमेंट से ही है, यहां चालन का अर्थ अलग नहीं है। चालन जैसा कि इसका नाम है, कंडक्शन, मूवमेंट। एक तरह से आपको मैंने बताया था कि जब किसी धातु को या चालक पदार्थ को आवेश देते हैं तो उसमें आवेश का चालन होता है, और आवेश का चालन इस प्रकार से होता है कि उसके पृष्ठ पर उसका वितरण एक समान हो जाता है। लेकिन जो कुचालक पदार्थ थे या अचालक थे, उनको हम अगर आवेश देते हैं तो वो उसी स्थान पर आवेशित होता है, चालन नहीं होता उसका। पॉइंट ए पर अगर आपने आवेश दिया है तो वो पॉइंट ए पर ही लोकलाइज्ड हो जाएगा, स्थानीकृत हो जाता है, उसका चालन नहीं हो पाता उस पदार्थ के अंदर। तो आवेश के चालन के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण 2 भागों में कर सकते हैं, एक में चालन होता है और एक में चालन नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। राइट, विद्युत धारा चालन के आधार पर पदार्थों को 2 मुख्यतः भागों में विभाजित किया जा सकता है, धारा चालन या आवेश चालन। क्योंकि विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर। तो यहां आप कंफ्यूज नहीं होंगे, विद्युत धारा या विद्युत आवेश से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइट, 2 भागों में कौन कौन से 2 भाग? एक तो चालक, कंडक्टर, और एक है विद्युत रोधी, कुचालक या इंसुलेटर। चालक पदार्थों में क्या होता है? ऐसे पदार्थों में विद्युत आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चालन होता है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, वो आवेश को कैरी करते हुए स्थानांतरित करते हैं। एग्जांपल्स आप जानते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, धातु है, पारा भी एक धातु है, लोहा, चांदी, तांबा, तो ये सब जितने भी पदार्थ हैं उनमें विद्युत का चालन होता है। करेक्ट। अब है विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थों में विद्युत आवेश का चालन नहीं होता है। जैसा कि अभी आपको बताया, इनको आप आवेशित तो कर सकते हैं लेकिन आवेश का चालन नहीं होता। जैसे लकड़ी को आप आवेशित कर सकते हैं, कंघे को बालों से रगड़कर आप आवेशित कर सकते हैं, लेकिन वो आवेश जहां उसे दिया गया है वहीं पर ही रहेगा, स्थानीकृत हो जाता है, लोकलाइज्ड हो जाता है, उसका चालन नहीं होता। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम कहते हैं विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थों में विद्युत आवेश का चालन नहीं होता है। एग्जांपल्स रबर, लकड़ी इत्यादि, ये सब जितने भी कुचालक पदार्थ हैं वो विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। करेक्ट। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन, और ये आप प्रीवियस क्लासेस में 9th 10th तक ये पढ़ चुके हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 प्रकार से आप क्लासीफाई कर सकते हैं, फिट करना है माइंड में। आवेश का चालन होता है चालक, आवेश का चालन नहीं होता है कुचालक। करेक्ट। ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक। सेकेंड हम स्टार्ट कर रहे हैं मुक्त एवं बद्ध आवेश। मुक्त एवं बद्ध आवेश, मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होता है, यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। हालांकि इसकी जो डेफिनेशन है इसके नाम में ही स्पष्ट है। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि जो टॉपिक नेम है उसकी गहराई को आप बार बार समझिए। आपका 5 to 10% कंटेंट टॉपिक में ही छुपा होता है। अगर आप टॉपिक को गहराई से समझना सीख लें तो आप उससे संबंधित जो कंटेंट है वो आप आसानी से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन लिखा होता है,
तो लिखा होता है तो आप उससे संबंधित आप कनेक्ट करें, टॉपिक से कंटेंट को संबंधित करें। पहला लॉक, पहली जो की है वो टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप टॉपिक पे क्लिक करते हैं फिर कंटेंट ओपन होना चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले कंटेंट को याद कर लेते हैं और टॉपिक नेम को देखते ही नहीं। तो कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में भूल भी जाते हैं, प्रश्न आ रहा है लेकिन वो क्वेश्चन लिख दिया गया, तो आपको कंटेंट तो याद है लेकिन कंटेंट और टॉपिक का कनेक्शन नहीं पता। तो मैं बार बार आपको ये कहना चाहूँगा कि जो स्ट्रेटजीज हैं, जो रणनीति है, उस पर आप विशेष ध्यान दें। विदाउट स्ट्रेटजी अध्ययन और स्ट्रेटजिक अध्ययन, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। चाहे आप कितना भी पढ़ें, अगर रणनीति नहीं है तो हम उसको प्रॉपर्ली कवर नहीं कर सकते। राइट, स्टार्ट करते हैं टॉपिक, सेकंड टॉपिक चैप्टर 4 का, मुक्त आवेश एवं बद्ध आवेश। जैसा कि इसका नाम है मुक्त आवेश, फ्री एंड बाउंड चार्ज, मुक्त एवं बद्ध आवेश। फ्री एंड बाउंड चार्ज, फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज कुछ भी अलग नहीं है, जैसा लिखा हुआ है वही इसकी डेफिनेशन है। जैसे धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। जब भी विद्युत धारा का चालन होता है तो चालन में सहयोग किसका होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होगा। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर गति कर सकते हैं और सामान्य अवस्था में भी उनका मूवमेंट जारी रहता है। जैसे अगर धातु की छड़ है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार इधर से उधर, उधर से इधर गति कर रहे हैं, गति करते रहते हैं। एक निश्चित दिशा नहीं होती, विभिन्न दिशाओं में वो गति करते रहते हैं। राइट, तो मुक्त आवेश कौन से हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी भी धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो गति कर रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, इस प्रकार की, वो मुक्त आवेश है। फ्री चार्ज यानी चालकों में ऐसा आवेश या चालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश को व्यक्त करते हैं। इसका संबंध किससे है, चालन से। मुक्त का मतलब है वो फ्री है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और बद्ध का मतलब यह है कि वो स्थानीकृत है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका मूवमेंट संभव नहीं है। अब देखिए बद्ध आवेश को समझते हैं। अगर धातु की बात करें, ये धातु में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर की कक्षाओं के होते हैं, लेकिन अंदर की कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी ही कक्षाओं में गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का विद्युत धारा चालन में कहीं भी योगदान नहीं होता है। इन इलेक्ट्रॉन से योगदान केवल किसका है, बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल उनका। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होकर पूरे क्रिस्टल में गति करते रहते हैं उन्हें तो हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, लेकिन आंतरिक कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से स्ट्रांगली बंधे हुए हैं। तो ये जो आवेश है ये बद्ध आवेश है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन्स इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल चुके हैं धातु में, तो ये परमाणु क्या हो गया, धनावेशित। परमाणु धनावेशित हो गया, लेकिन परमाणु क्रिस्टल में अपने ही स्थान पर है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो ये धनावेशित परमाणु क्या है, बद्ध आवेश। जब विद्युत धारा का चालन होता है तो ये परमाणु अपने ही स्थान पर स्थानीकृत रहते हैं। तो धातुओं के अंदर मुक्त आवेश भी होता है और बद्ध आवेश भी होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुक्त आवेश केवल धातुओं में होता है या चालकों में होता है, कंडक्टर्स में होता है। मुक्त आवेश चालकों में भी है और बद्ध आवेश चालकों में भी है, दोनों उपस्थित है। तो जिसका चालन होता है वो तो है मुक्त आवेश, और जिसका चालन नहीं होता है वो है बद्ध आवेश। अब हम बात करते हैं कुचालक की। कुचालक में
सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते, इस नाभिक के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो ये जो आवेश है, आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भी, बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स भी बद्ध आवेश को व्यक्त करते हैं। तो कुचालकों में बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भी बद्ध है और चालकों में आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन बद्ध है। तो बद्ध आवेश क्या है? जिसका पदार्थ में चालन नहीं हो पाता है उसे हम बद्ध आवेश कहते हैं, और जिसका चालन हो पाता है उसे मुक्त आवेश कहते हैं। वेरी सिंपल, इसको आप सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ें और एक स्टेटमेंट में इसको याद करने की कोशिश करें। यानी जिस आवेश का चालन हो पाता है उसे मुक्त आवेश, और ऐसे आवेश जिनका चालन नहीं हो पाता, स्थानीकृत रहते हैं विद्युत चालन की अवस्था में भी, उन्हें हम बद्ध आवेश कहते हैं। करेक्ट? तो ये था मुक्त आवेश एवं बद्ध आवेश। सिंपली आप इसको ये समझ सकते हैं, ऐसा आवेश जो स्थानीकृत है, मूव नहीं कर रहा है, तो वो बाउंड चार्ज है, बद्ध आवेश है। करेक्ट? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं परावैद्युत पदार्थ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। सिंपल डेफिनेशन है, ऐसे कुचालक पदार्थ, एक्चुअल में ये इंसुलेटर ही है, ऐसे कुचालक पदार्थ, ऐसे विद्युत रोधी पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन तो नहीं करते हैं, परंतु विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, यानी उनके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। एक्चुअल में ये इंसुलेटर ही है, कुचालक ही है। करेक्ट? तो ये पदार्थ कुचालक पदार्थ जो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, कहां रखने पर? विद्युत क्षेत्र में रखने पर, उन्हें हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। करेक्ट? अब इसमें परावैद्युत पदार्थ के जो अणु हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। या हम यूं कहें कि जो परावैद्युत पदार्थ है उसको आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअल में एक तो ध्रुवीय पदार्थ और एक अध्रुवीय पदार्थ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ध्रुवीय पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होता है कि इसके जो अणु हैं उसमें धनावेश का वितरण केंद्र और ऋणावेश का वितरण केंद्र अलग अलग होते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय, ध्रुवित अवस्था में है। जैसे हम बात करें, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये एक अणु है और इसमें धनावेश और ऋणावेश शिफ्टेड है। मतलब जैसे आप द्रव्यमान केंद्र पढ़ते हैं वैसे ही आप आवेश का भी एक केंद्र मान सकते हैं परमाणु के अंदर। विद्युत व्यवहार की व्याख्या करने के लिए उसमें धनावेश का वितरण केंद्र मान सकते हैं और एक ऋणावेश का वितरण केंद्र मान सकते हैं, और वो केंद्र स्थानीकृत है, चालन नहीं हो रहा उनका, स्थानीकृत है, लोकलाइज है, एक ही स्थान पर है। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के अणुओं में क्या होता है उसको हम समझ रहे हैं कि इसका एक धनावेश और एक ऋणावेश, यानी ये धनावेश, संपूर्ण धनावेश इस बिंदु पर है, संपूर्ण ऋणावेश इस बिंदु पर है। इस अणु का संपूर्ण धनावेश इस बिंदु पर है, संपूर्ण ऋणावेश इस बिंदु पर है। इमेजिनेटिव हम एक कल्पना कर रहे हैं कि उसका एक वितरण केंद्र है। तो सामान्य अवस्था में भी इसके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। हालांकि यहां हमने इसे विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा, फिर भी साधारण अवस्था में भी इनके आंतरिक स्ट्रक्चर के कारण यह वितरण अलग अलग होता है, इस प्रकार से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसी आधार पर इसका नाम रखा गया है
ध्रुवीय परावैद्युत। करेक्ट। अब अगर हम इसको विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या होगा? देखिए यहां पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो शून्य है, P = 0, क्योंकि ये अलग अलग दिशाओं में, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, अलग अलग दिशाओं में होने के कारण, रैंडम यादृच्छिक दिशाएं होने के कारण जो परिणामी मान है वो क्या होता है? शून्य होता है। अब यदि हम इसे विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र के लिए ये अलग अलग कोणों पर स्थित है। आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कार्य करता है। वो बल आघूर्ण इस प्रकार से कार्य करता है कि विद्युत द्विध्रुव सदिश जो है P, वो विद्युत क्षेत्र के समांतर आने का प्रयत्न करता है। देखिए इस पर हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करें तो ये सब इस दिशा में स्थानांतरित हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस दिशा में आपने आरोपित किया E विद्युत क्षेत्र, और ये सबकी P की दिशा है, सब एक दिशा में माइनस से, क्योंकि P की दिशा कहां होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो P और E एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। सभी के द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तो यहां पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यहां शून्य है, यादृच्छिक दिशाएं होने के कारण यहां पर मान शून्य है। ये अपने स्थान पर स्थानीकृत है, ये आप ध्यान रखना, इनका मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो अपने केंद्र के सापेक्ष घूर्णन करेंगे और सभी एक ही दिशा को संरेखित हो जाते हैं, अलाइनमेंट हो जाता है इनका E की दिशा में। तो P और E एक ही दिशा में होने के कारण सभी का परिणामी जो मान है वो P 0 नहीं होता है। अब सभी का योग परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के तुल्य होगा। एग्जाम्पल्स इनके परावैद्युत पदार्थ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है HCl, H2O, क्योंकि इसमें आप देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, क्लोरीन की लेने की, तो ये प्लस और ये माइनस। तो धन आवेश का वितरण केंद्र इस अणु का और ऋण आवेश का वितरण केंद्र दोनों अलग अलग है, खिंचाव के कारण, आकर्षण के कारण। H2O में क्या होता है? HOH, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो ये ध्रुवीय परावैद्युत है। तो समझ सकते हैं आप, यहां पर ऑक्सीजन के कारण इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ अधिक रहते हैं और हाइड्रोजन की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देने की, सो ये धनावेश रहता है। तो सामान्य अवस्था में भी चाहे एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो या नहीं हो, यहां पर ध्रुवित अवस्था रहेगी। अणुओं की केवल परिणामी जो मान है वो तो शून्य ही रहता है, यादृच्छिक दिशाएं होने के कारण। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम बात कर रहे हैं अध्रुवीय परावैद्युत। सेकेंड पॉइंट, अध्रुवीय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें ध्रुव नहीं है। धनावेश, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विद्युत की, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत आवेश की, ध्रुव यहां पर धनावेश और ऋणावेश है। तो अध्रुवीय पदार्थों में, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में यह स्थिति होती है। प्लस और माइनस एक ही स्थान पर होते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश का जो वितरण केंद्र है वो एक ही बिंदु पर होता है। अब एक ही बिंदु पर है, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों एक ही बिंदु पर हैं, तो क्या द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण होगा? नो। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अध्रुवीय परावैद्युत। परंतु अगर हम इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो प्रत्येक अणु का ध्रुवण हो जाता है। कारण विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, विद्युत क्षेत्र यानी कि प्लस और माइनस, धनावेश का वितरण के अंदर ऋणावेश की ओर आकर्षित होगा,
ऋणावेश का वितरण केंद्र धनावेश की ओर आकर्षित होगा, तो इसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है और बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण ये ध्रुवित हो जाते हैं, तो इनका ध्रुवण हो रहा है। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके प्रत्येक अणु का ध्रुवण हो जाता है। एग्जाम्पल्स, CO2 जो है वो अध्रुवीय परावैद्युत, H2, N2, नाइट्रोजन, इस प्रकार के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। CO2 क्यों है? क्योंकि CO2 की जो संरचना है वो इस प्रकार की है। ये 180 डिग्री कोण होने के कारण ये अध्रुवीय है। हालांकि यहां प्रवृत्ति ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लेने की है और कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले सकती है आसानी से, सो इस पर धनावेश और इन पर ऋणावेश होना चाहिए, ध्रुवित अवस्था होनी चाहिए। अगर ये 180 डिग्री नहीं होता तो डेफिनेटली CO2 ध्रुवीय परावैद्युत होता, ध्रुवित अवस्था में होता। बट ये 180 डिग्री होने के कारण खिंचाव, ये बल जो लग रहा है बराबर है विपरीत लगने के कारण वितरण केंद्र अपरिवर्तित रहता है। दोनों वितरण केंद्र अपरिवर्तित रहते हैं, इसलिए ये अध्रुवीय है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, करेक्ट। अब यदि हम परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या होगा? प्रत्येक अणु ध्रुवित हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में ये मान लीजिए प्लस, विद्युत क्षेत्र का अर्थ है विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ये ई की दिशा है। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र मान लीजिए, इधर धनावेश और इधर ऋणावेश, तो ऋणावेश का वितरण केंद्र किधर आकर्षित होगा? धनावेश की ओर, और धनावेश का वितरण केंद्र किधर आकर्षित होगा? ऋणावेश की ओर। इस प्रकार वितरण केंद्र विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित होने के कारण ये अणु ध्रुवित हो चुका है। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रत्येक अणु का ध्रुवण हो जाता है और यह ध्रुवण की मात्रा निर्भर करती है E पर। जितना अधिक E होगा ये विस्थापन उतना ही अधिक होगा, क्योंकि अधिक बल लगेगा। अधिक बल लगेगा तो धनावेश का वितरण केंद्र और ऋणावेश का जो वितरण केंद्र अधिक विस्थापित होंगे। अधिक विस्थापित होंगे तो मध्य दूरी अधिक होगी, दूरी अधिक होगी तो Q इंटू 2a का मान अधिक होगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक हो जाता है। P का मान उतना ही ज्यादा होगा, तो आप देख सकते हैं E के समानुपाती है। जितना ज्यादा E का मान होगा उतना ही ध्रुवण अधिक होता है। तो ये था परावैद्युत पदार्थों का वर्गीकरण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, राइट। अब पदार्थ के अंदर एकांक आयतन में क्या उत्पन्न हो गया? ये स्थिति हो चुकी है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसके एकांक आयतन का जो द्विध्रुव आघूर्ण है, नेट द्विध्रुव आघूर्ण, उसे कहते हैं ध्रुवण सदिश। इसमें हम पढ़ रहे हैं वैद्युत प्रवृत्ति, इसी से ही संबंधित है ये। इसको हम जाई से लिखते हैं। एक नई भौतिक राशि हम यहाँ स्टैब्लिश कर रहे हैं, जाई। बाह्य विद्युत क्षेत्र हमने लगाया है, तो इस पदार्थ के एकांक आयतन का जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण है उसे कहते हैं कैपिटल P। ये है ध्रुवण सदिश। एकांक
आयतन में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण सदिश कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल P है वो स्मॉल p से अलग है। इसके एकांक यानी इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण डिवाइडेड बाय इस पदार्थ का आयतन, करेक्ट। तो ये P है ध्रुवण सदिश, और ये ध्रुवण सदिश बाह्य विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है। कैपिटल P समानुपाती किसके है? E के। कैपिटल P का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है, क्योंकि जितना अधिक E का मान होगा ये ध्रुवण उतना ही अधिक होगा, अलाइनमेंट संरेखण उतना ही अधिक होगा, और P का मान उतना ही अधिक होगा। तो हम यहां पर कैपिटल P को E के समानुपाती लिख सकते हैं। जो ध्रुवण सदिश है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है। कैपिटल P समानुपाती E। देखिए कैपिटल P और स्मॉल p में डिफरेंस है। कैपिटल P है ध्रुवण सदिश, अगर इस समानुपाती से हटाएं जाई E लिख सकते हैं। जाई E है वैद्युत प्रवृत्ति, इस पदार्थ की, परावैद्युत पदार्थ की ये है वैद्युत प्रवृत्ति, इसे हम कहते हैं। और ये जाई E जो है ये पदार्थ के गुण को व्यक्त करता है। ये पदार्थ जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी विद्युत प्रवृत्ति से संबंधित है। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस के माध्यम से हमने इसको कवर किया है। परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पदार्थों को जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का ध्रुवण हो जाता है, या योग है पूरे पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है। तो एकांक आयतन में जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम ध्रुवण सदिश कहते हैं, और ध्रुवण सदिश का मान समानुपाती होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र के, जितना आरोपित किया गया है। और ये एक समानुपाती नियतांक है जाएगी, जिसे हम वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, और ये एक विमाहीन राशि है। जाई जो है विमाहीन। क्लियर है? तो ये था चैप्टर 4 का इंट्रोडक्टरी पार्ट। समराइज करते हैं चालक कुचालक, क्लियर है ये। उसके बाद परावैद्युत पदार्थ, मुक्त आवेश, बद्ध आवेश। मुक्त आवेश ऐसा आवेश जिसका चालन होता है, और बद्ध आवेश जो एक स्थान पर स्थानीकृत रहता है, करेक्ट। और फिर हमने पढ़ा विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति ध्रुवण से संबंधित है, तो ध्रुवण सदिश बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है। इस प्रकार जाई एक विमाहीन राशि में प्राप्त होती है। ओके, थैंक यू।